यस, चलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, यस, सो लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। सो लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी देखा था कि दो वेव्स जब एक पॉइंट पे आके मिलते हैं तो उनका उनकी वजह से जो इंटरफेरेंस फॉर्म होता है या उनका इंटरफेरेंस पैटर्न जो फॉर्म होता है, उस पैटर्न के अंदर जो बैंडविड्थ है, तो बैंडविड्थ कैसे निकालने का, उसके लिए एक्सप्रेशन हमने ढूंढ के निकाला था। और हमने देखा था कि बैंडविड्थ is actually given by the formula lambda into capital D upon small d. Okay, so this is the formula for bandwidth, where lambda stands for the wavelength of light. Here this capital D stands for the distance between slit and screen. मतलब जो दो slits और screen जो होता है, तो उनके बीच में जो distance है वो actually capital D कहलाता है। और the small d is actually going to be the distance between these two slits actually. तो इन दो slits के बीच में का जो distance है वो एक्चुअली यहाँ पे स्मॉल डी हुआ करता है। और ये दोनों वेव्स जब अलग अलग पॉइंट्स पे आके मिलते हैं तो अलग अलग फेज डिफरेंस होने की वजह से अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स हमको मिलते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, जहां जहां पे वो उनका जो पार्ट डिफरेंस है वो एक्चुअली लैम्बडा के मल्टीपल के बराबर होता है, तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के कारण ब्राइट बैंड मिलता है। और जहां जहां पे इनका पार्ट डिफरेंस n माइनस हाफ लैम्बडा मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 के बराबर होता है, तो वहां वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के कारण वहां पे हमको ब्राइट डार्क पॉइंट मिलता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी कैन जस्ट गेट alternate dark bright bands on the screen. And this formation of alternate dark bright bands is actually called as the interference pattern. In this interference pattern, if we just measure the bandwidth manually, ये जो बैंडविड्थ है तो वो अगर हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, अगर मेजर करते हैं, एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं, तो कैपिटल डी और स्मॉल डी मेजर करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि वो डिस्टेंसेस है। ये डिस्टेंसेस हम आराम से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास डिफाइंड टूल्स है। So by measuring this capital D, small d and beta here, we can just be able to find out this wavelength of light using this formula. And that is the significance of this Young's double slit experiment actually. Lambda can be written to be equal to beta into small d upon capital D. This is actually the formula for finding the wavelength of light practically, which is very difficult otherwise. क्योंकि नहीं तो देखो, किसी लाइट का वेवलेंथ ढूंढ के निकालना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट ऐसा कोई मेजरमेंट या डायरेक्ट ऐसा कोई टूल्स हमारे पास नहीं है जिससे हम लाइट का वेवलेंथ फाइंड आउट कर सके, क्योंकि वो एंगस्ट्रॉम के रेंज में होता है। वो इतना छोटा होता है जो, अगर फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो होता है 8000 एंगस्ट्रॉम। चलो ठीक है, वो 8000 है, मतलब वो इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर एंगस्ट्रॉम का देखो तो एंगस्ट्रॉम मतलब कितना होता है, उसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 8000 इंटू 10⁻⁻10, जिसमें से अगर 3 जीरोस अगर कैंसिल भी कर दो तो भी ये 8 इंटू 10⁻6 7 तो लिख सकते हैं आराम से, जिसको हम अगर आगे जाके माइक्रोमीटर में अगर लिखना चाहते हैं तो इट विल बी एक्चुअली 0.8 माइक्रोमीटर एक्चुअली। सी हियर 0.8 माइक्रोमीटर, सच अ स्मॉल वेवलेंथ, मतलब 1 माइक्रोमीटर भी नहीं हुआ, वो 1 माइक्रोमीटर से भी कम हो गया। और उससे भी आगे चल के अगर बात करते हैं वायलेट कलर की या ब्लू कलर की, तो उसका वेवलेंथ होता है, हमको पता है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो 4000 एंगस्ट्रॉम को हम अगर कन्वर्ट करेंगे माइक्रोमीटर में तो वो एक्चुअली 0.4 माइक्रोमीटर के बराबर हो जाएगा, जो कि उससे भी छोटा है। अभी 0.8 माइक्रोमीटर तो चलो ठीक है, 1 माइक्रोमीटर के आसपास तो है एटलीस्ट, ये तो 0.5 माइक्रोमीटर से भी छोटा हो गया, मतलब आधा माइक्रोमीटर भी नहीं है। तो इसलिए ऐसे केस में हम देख सकते हैं कि माइक्रोमीटर इज अ वेरी वेरी स्मॉल यूनिट एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रैक्टिकली, बट दिस एक्सपेरिमेंट गिव्स अस द रफ वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। This is the significance of this experiment. Yes. Okay. तो ये बात याद रखो ठीक से। Using double slit experiment, we can also find out the wavelength of light practically. Now we'll just talk about the intensity variation in case of this Young's double slit experiment. ठीक है, intensity variation. देखो ठीक से,
जैसे कि हम जानते हैं कि दो वेव्स आके मिलते हैं तब इंटरफ्रेंस होता है, और ये दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम ही रहने वाला है. द वेव्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम एवरीथिंग, ओनली सम हैविंग सम फेज डिफरेंस. तो उनके बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा. तो ऐसे वेव्स जब एक पॉइंट पे आके मिलते हैं तो उसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव गेट्स मॉडिफाइड. So we can just find out the equation for resultant wave if the two waves with the different phase combine each other. So suppose that the first wave is having an equation E1, which is going to be equal to E naught into sine omega t. This is the equation of the first wave. ठीक है, फर्स्ट लाइट वेव. यहाँ पे E naught क्या है? E naught is the amplitude of electric vector in the light, and E1 is going to be the electric field at any particular instant of time in the first wave. And if we just consider about the second wave, then the electric vector at any instant can be considered as E2, which is actually going to be again E naught into sine of omega t plus some phase difference phi, you can say. So इस वेव में और इस वेव में सिर्फ यही फर्क है, यहाँ पे प्लस फाई है जो कि यहाँ पे नहीं है. तो इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि E naught, E1 and E2, these are the two waves which are going to mix with each other. When these two waves will mix with each other, the resultant wave produced here can be found out to be simply E, which is going to be actually E1 plus E2 here. If we just put the values of E1 and E2, then we can be able to get this E naught into sine omega t plus, here it is, E naught into sine omega t plus phi. Here we can just take E naught common and we can say this sine omega t plus sine omega t plus phi will be left inside. Okay. And now if you just use the formula, that is sine c plus sine d, which you already have used number of times before this. So we can just say that it will be E naught into, here in the bracket, sine c plus sine d क्या होता है? It is actually 2 sine c plus d by 2 into cos c minus d by 2. So if we just use it here, then we can get this as sine of c plus d, matlab omega t plus phi divided by 2 into 2 sine. Yes, don't forget this 2. And then we can have this as cos c minus d upon 2. अभी c minus d करो या d minus c करो, यहाँ पे cos है तो cos के अंदर निगेटिव साइन भी आता है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो यू कैन जस्ट शफल दिस and get it as omega t plus phi minus omega t, and that is upon 2 as it is here. And then we can be able to solve this further, so that we can get this as 2 times of E naught into, here it is sine of, this is 2 omega t plus phi upon 2, and that is multiplied with this omega t minus omega t gets cancelled, and we are left with cos phi by 2 as it is here. And then we can be able to say that it will be actually 2 E naught into, ये जो cos phi by 2 है वो इस तरफ यहाँ पे लेके आएंगे तो इसके साथ कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा cos phi by 2 into, here it is sine of, if you just separate out this 2 from from both of the terms in the numerator, then 2 will get cancelled from the first term and we'll be left with omega t only here, and in the second term we can be left with phi by 2 only as it is. So this is going to be the equation of new wave formed here. So this is the equation of new wave where this whole thing actually acts like a resultant amplitude, we can say. So we can just say that it will be actually represented by ER into sine of omega t plus phi by 2 here. So this is again equation of a new wave which has the initial phase of phi by 2, and also its amplitude is going to be ER, which is actually going to be 2 times of E naught cos phi by 2 here. Okay.
Yes. Okay, so this is all about the resultant amplitude, which can be supposed to be actually ER, which is going to be E naught cos phi by 2. Correct hai? So this is the expression for resultant amplitude. But here we can just talk about the resultant intensity in this case. क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी कि जो इंटेंसिटी जो है वो इंटेंसिटी हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब प्रोपोर्शन में होता है. So we can just say that the intensity of these two waves here can be considered as I naught, which is going to be proportional to E naught square, right? And the intensity of the resultant wave, which can be written to be IR here, will actually be proportional to the resultant amplitude square. That means ER square. तो ये यहाँ पे हमको मिलेगा, जिसका अगर रेशियो हमने ले लिया तो हमको मिलेगा IR upon I naught, which is going to be equal to, here it is ER square upon E naught square. Correct hai? So that because the constant of proportionality will get just cancelled, and what we are left with is here, it is IR upon I naught is going to be equal to ER square upon E naught square, where ER is actually E naught cos phi by 2. So if we just square it, then we can be able to get this as E naught square cos square phi by 2 upon E naught square, so that this E naught square also gets cancelled. And if we just take this I naught in that side, then we can be able to get that IR is equal to I naught into cos square phi by 2. This is the formula, final formula for finding the resultant intensity in case of the interference pattern. तो इंटरफेरेंस के अंदर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो एक्चुअली फेज के ऊपर डिपेंड करता है, फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है. अकॉर्डिंगली वॉट एवर इज द फेज डिफरेंस, just we can get the intensity of the resultant wave by using this formula here. So if suppose the phase difference between these two waves is 0, then we can say that this cos phi will be 0, and hence resultant intensity, sorry 2 कहाँ पे गया, ये 2 तो है ना यहाँ पे, yes it will be 2 here, correct. So and here 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमको 4 मिलेगा. करेक्ट है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और इसके वजह से यहाँ पे हमको मिलेगा एक्चुअली 4 I naught. करेक्ट है, ये E naught स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये I naught उस तरफ चला जाएगा, तो हमको मिलेगा 4 I naught into cos square phi by 2, which actually means that if suppose phi is 0, then in that case the intensity, resultant intensity can be equal to, देखो हम एक टेबल बना सकते हैं आराम से, जिसमें यहाँ पे आएगा phi का वैल्यू, मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, और यहाँ पे आएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जिसको हम बोल सकते हैं IR. ओके, सो इफ यू जस्ट वर्क इट आउट, then we can be able to get that phi, if it is 0, it may be 60 degree, it may be 90 degree, it may be 120 degree, or it may be 180 degree. ठीक है, so phi can be can have different values. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, this is 0, this is pi by 3 actually, this is going to be pi by 2, and this is actually pi by 3, sorry 2 pi by 3, and here it is pi simply. तो ये हो गया रेडियन में, तो रेडियन में और डिग्रीज में, दोनों में से किधर भी दिया हुआ है तो भी हमको ये निकालने आना चाहिए. ये जस्ट लर्न करके रखो टेबल पूरा. देखो जब phi 0 होता है तो यहाँ पे 0 डालने से क्या मिलेगा हमको, cos square 0 is 1, so we can get the intensity to be 4 I naught as a final. Again if this angle is pi by 3, then we can know that this cos pi by 3 is actually 1 by 2, and hence 1 by 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, नहीं सॉरी cos, अच्छा सॉरी pi by 3 का आधा करना है ना हमको. यहाँ पे ये 60 जो है वो यहाँ पे डालेंगे तो 60 by 2 कितना होता है, 30 होता है, तो cos square 30 हमको करना होगा. तो cos square 30 मतलब कितना होता है, cos 30 is root 3 by 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो बनता है 3 by 4, 4 कैंसिल होने से 3 I naught बचेगा. So we can just get the resultant intensity to be 3 I naught as it is. Again if we just put this pi by 2 here instead of this phi, then we can get pi by 2 मतलब pi by 4, and cos pi by 4 is 1 by root 2, so its square is actually 1 by 2, 2 cancel, 2 I naught बचा, तो यहाँ पे 2 I naught आने वाला है, ये देखो 2 I naught. and even at the same time if we just put this 2 pi by 3 here, मतलब 120 अगर यहाँ पे डाल देंगे तो 120 का आधा कितना होता है, 60, so that cos square 60 is going to be 1 by 2 का स्क्वायर मतलब 1 by 4, 4 कैंसिल, I naught सिर्फ बचेगा, so this is going to be I naught here. and finally pi अगर यहाँ पे डाल देंगे तो pi by 2 मतलब 90, so cos 90 is 0, so 0 into anything is 0, so the intensity also becomes 0 as a final. And even we can just construct a table for resultant amplitude as well by using this formula here.
ये अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी मिल जाएगा आराम से। अगर phi 0 है तो उस केस में cos 0 is 1, so 2 E naught will be the amplitude, resultant amplitude here. So this 2 E naught will be the resultant amplitude. Again if pi by 3 यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे cos 30 मिलने वाला है। cos 30 मतलब होता है √3/2, 2 कैंसिल, √3 E naught हमको मिलेगा। देखो √3 times of E naught. Again we can say if you just put 90 degree here instead of pi, then 90/2 मतलब 45, so cos 45 is 1/√2, √2 cancel, √2 E naught will be left here, √2 E naught. In the same way here, if you just put this 120, then cos 120 is actually, sorry, cos 120/2 मतलब cos 60, which is half, 2 cancel, E naught only will be left as it is, and as it is 0 here. So this table will give you the intensity resultant, it is intensity of resultant wave and the amplitude of resultant wave, okay, in one view. Okay, if you know the phase difference, we can immediately find out the resultant amplitude and intensity of resultant wave immediately by using this table. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी तरह से जेई नीट के अंदर भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अंदर भी हम बहुत इजीली और बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आंसर्स निकाल सकते हैं। ये बात याद रखो ठीक से, ठीक है। सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस fast. हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। Yes, good morning. Any doubt? Yes, Pranita. कुछ पूछना है किसी को? अच्छा, अगर सपोज यहाँ पे ये जो दोनों वेव्स है, इन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड यहाँ पे हमने ऑलरेडी सेम लिया है और एम्पलीट्यूड सेम लेने से ये सब कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि इन वेव्स का एम्पलीट्यूड अगर सेम नहीं है तो फिर क्या होगा? तो फिर हमको उस केस में ये जो है ये E नॉट बाहर नहीं निकालने आएगा, बल्कि यहाँ पे E1 जो है E1 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे साइन A प्लस बी का फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा और उसके बाद जो हमने ऑलरेडी ऑसिलेशन के अंदर किया है वही सब करना पड़ेगा और उसका जो रिजल्ट है तो वो रिजल्ट मैं एक बार यहाँ पे आपको लिखता हूँ सामने। सर हाँ बोलो। यस, एनी डाउट? ओके, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या पता यार कि if suppose the two waves are having the different amplitudes, then we can just say that suppose E01 and E02, these are the amplitudes. Suppose मतलब for example ये जो फर्स्ट वेव है E1 उसका इक्वेशन इस तरह से कुछ होगा जो कि E01 इंटू साइन ओमेगा टी, और दूसरा जो वेव है उसका इक्वेशन होगा इस तरह से E02 sin omega t plus phi as it is. And now if we just do the same thing once again here, then we can be able to get the resultant amplitude here. So ER we can say will actually be equal to root of E01 square plus E02 square plus 2 times of cos of phi, sorry, 2 times of E01 E02 into cos phi. This formula is to be used in order to find out the resultant amplitude in case when the two waves are not having the same amplitude. Okay, and what about intensity? If we just square on both sides, ये पूरा अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा ER square, which is going to be actually equal to E01 square plus E02 square plus 2 times of E01 into E02 into cos phi, where ER square is actually proportional to IR, which is the resultant intensity here. This E01 square is going to be the intensity of the first wave, plus here this E02 square is going to be the intensity of second wave, plus here now we can see E01 is only there, square is not there. तो स्क्वायर ना होने की वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रूट ऑफ I1 लिखना पड़ेगा
और इसको रूट ऑफ I2 लिखना होगा, ठीक है, रूट ऑफ I1 एंड रूट ऑफ I2, and that is multiplied by cos phi as it is here, and this will be actually the final value of intensity of resultant wave in terms of intensities of these two waves in this case. And even यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि maximum intensity कभी होगा, ठीक है, intensity will be maximum only when phi is going to be 0. Okay, when phi is 0, or maybe pi 2 pi, or maybe 4 pi, or maybe 6 pi, and so on, last up to, in general it may be 2n pi, we can say. So in this case the resultant intensity will be maximum, and that maximum value can be obtained to be simply, तो देखो यहाँ पे अगर हमने phi के बदले 0 डाल दिया तो यहाँ पे cos जो है cos phi it will be 1, and hence this will be I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 will actually be the maximum value, which is actually going to be the क्योंकि देखो ये हम जानते हैं कि जब phi का वैल्यू 0 होता है या 2 pi होता है तो उस केस में cos phi जो है वो 1 बनता है, और cos phi जब 1 बनेगा, यहाँ पे अगर हम cos phi के बदले 1 डाल देंगे तो उस केस में ये बनेगा एक्चुअली 2 E0 1 into E0 2, मतलब ये E0 1 का स्क्वायर प्लस E0 2 का स्क्वायर प्लस 2 E0 1 E0 2, मतलब ये E0 1 प्लस E0 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ER विल बी एक्चुअली, ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो एक्चुअली दोनों एम्पलीट्यूड्स के सम के बराबर होने वाला है, ठीक है, सो सम के बराबर होने वाला है। और जैसा कि हम जानते हैं इंटेंसिटी इज एक्चुअली गोइंग टू बी, इसको भी हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोल देंगे, ई मैक्स बोल सकते हैं उसको, and I max is actually going to be the square of maximum amplitude. So इसलिए इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा intensity maximum, actually it is proportional to, not equal to, so but चलो constant of proportionality can be cancelled when we divide, so इसलिए यहाँ पे I max जो है, I max will be actually proportional to E01 plus E02 का whole square. And at the same time if we just talk about the minimum intensity, तो minimum intensity कभी हमको मिलेगा जब phi का वैल्यू pi या 3 pi या 5 pi या 7 pi या so on up to 2n minus 1 times of pi के बराबर रहेगा, ठीक है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ pi के बराबर रहेगा, तभी हमको इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगा, और इवन एम्पलीट्यूड भी मिनिमम मिलेगा। तो व्हाट विल बी द मिनिमम एम्पलीट्यूड इन दैट केस, यू कैन फाइंड आउट। So amplitude minimum will be actually obtained by putting this phi equal to pi in this case, due to which this cos phi becomes -1, and a minus sign appears here, which makes it 0 E01 square plus E02 square minus 2 E01 E02, means it is going to be E01 minus E02 का whole square, जिसका स्क्वायर रूट निकालने से E01 minus E02 ही आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमको मिलेगा simply E01 minus E02, that's all. So this is going to be the minimum amplitude, which happens only when this phase difference between the two waves is odd multiple of pi, and in that case the intensity is also going to be minimum, which will be actually proportional to the minimum amplitude square, where minimum amplitude is already there, so we can just say that the minimum intensity here can be written to be E01, it's proportional to E01 minus E02 का whole square, जिसके कारण यहाँ पे हमको मिलता है, this is going to be equation number 1 and this is going to be equation number 2. Now in order to get rid of the constant of proportionality, if we just divide these two equations 1 and 2, then we can get the ratio of maximum to minimum intensity in this case here. So the ratio of maximum to minimum intensity is actually going to be this E01 plus E02 का whole square upon, here it is E01 minus E02 का whole square again, or we can just say that the ratio of intensities, that is I max to I min, is going to be E01 plus E02 का whole square upon E01 minus E02 का whole square, ब्रैकेट का स्क्वायर हम करके लिख सकते हैं आराम से इसको, and this is the ratio of maximum to minimum intensity in case of interference pattern, in case when the two waves do not have the same amplitudes. Remember, जब दो waves same amplitude के नहीं होते हैं तो उस केस में हमको ये सब करना पड़ता है, and maximum to minimum intensity का ratio हम निकाल सकते हैं आराम से,
और इवन मैक्सिमम इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं और मिनिमम इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं आराम से. एंड दिस इज ऑल अबाउट द फाइनल थिंग. Yes, just take the screenshot of this also and just ask if you have any doubt. Yes. Okay. So let us move further. That is about the conditions of interference pattern. Conditions to get a well-defined interference pattern. तो अभी देखो हमने देखा कि यंग्स ने जो उसके डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर एक कार्डबोर्ड लिया, उसको एक होल गिराया और उस कार्डबोर्ड के बिल्कुल सीधा सामने दूसरा एक कार्डबोर्ड रखा जिसके अंदर 2 होल्स गिराए, ठीक है, जो कि इस पहले वाले होल से इक्विडिस्टेंट थे. और जिसकी वजह से क्या हुआ कि फर्स्ट कार्डबोर्ड में से जो पास होने वाला लाइट है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में स्प्रेड होता है और स्फेरिकल वेव फ्रंट के 2 पॉइंट्स, ठीक है, एट अ टाइम उन 2 होल्स को टच करते हैं जो कि एक सेकेंडरी सोर्स के जैसे काम करते हैं और उसकी वजह से वो सेकेंडरी वेव्स पैदा करते हैं जो कि सेम फेज में होते हैं और उसकी वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होता है. लेकिन ये इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होने के लिए क्या कंडीशंस है वो हमको देखने हैं. मतलब कब हमको एक वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है वो हमको देखना है. तो सबसे पहला कंडीशन जो है इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होने के लिए का, तो वो ये है कि द 2 सोर्सेस शुड बी मोनोक्रोमेटिक. मोनोक्रोमेटिक मतलब दोनों सोर्सेस जो है वो सेम कलर के लाइट इमिट करने वाले होने चाहिए, ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फर्स्ट जो सोर्स है वो रेड कलर का लाइट इमिट कर रहा है और दूसरा जो सोर्स है वो ब्लू कलर का लाइट इमिट कर रहा है. तो इन दैट केस द वेवलेंथ ऑफ these 2 waves will be different and in that case we'll not get a steady and sharp well defined interference pattern on the screen. The screen will consist of colorful bands in this case. तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो हमको मिलेगा तो अलग अलग कलर के अलग अलग बैंड्स हमको मिल जाएंगे जो कि वी डोंट वांट दैट. सो इसलिए ये दोनों सोर्सेज जो है वो सेम कलर के होने चाहिए, या तो दोनों रेड कलर के होने चाहिए, या तो दोनों ब्लू कलर के होने चाहिए, या तो दोनों भी येलो कलर के होने चाहिए. जो भी कलर है दोनों का सेम होना चाहिए, उनका दोनों का वेवलेंथ जो है वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, तब जाके हमको वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है. दिस इज द फर्स्ट थिंग टू बी अंडरस्टूड. द सेकेंड थिंग इज दैट the 2 sources must be equally bright. Equally bright मतलब क्या, देखो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सोर्स जो है वो थोड़ा कम ब्राइटनेस वाला है और दूसरा सोर्स जो है वो ज्यादा ब्राइटनेस वाला है. तो नहीं तो फिर क्या होगा कि देखो अभी जैसे हमने अभी देखा कि इंटेंसिटी अगर अलग अलग होता है तो उस केस में मिनिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी हमको मिलेगा. मतलब जहां पे ये दोनों वेव्स कैंसिल करेंगे तो वहां पे हमको डार्क पॉइंट कभी नहीं मिलेगा, हमको कम इंटेंसिटी वाला पॉइंट मिलेगा और मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले पॉइंट्स हमको मिलेंगे. मतलब जो इंटेंसिटी जो है वो वेरी होता रहेगा 2 मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के बीच में. जबकि हमको चाहिए ये कि सामने वाले इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर, मतलब जो सामने स्क्रीन जो है उस स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट डार्क ब्राइट बैंड्स फॉर्म हो, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है. तो उसके लिए ये दोनों सोर्सेस इक्वली ब्राइट होना बहुत जरूरी है. इन दोनों सोर्सेस का जो इंटेंसिटी है या एम्पलीट्यूड जो है वो सेम होना बहुत जरूरी है, तब जाके हमको कंप्लीट डार्क पॉइंट्स मिलते हैं. अदरवाइज इफ सपोज द 2 sources are not equally bright, then we can just get less bright and more bright points on the screen, which is of no use. The third thing is that these 2 sources should be very close to each other. Means दोनों sources जो है वो बहुत close होने चाहिए.
बहुत नजदीक होने चाहिए। देखो क्यों, क्योंकि जो इन दोनों में से, इन दोनों सोर्सेस में से जो निकलने वाला रेज है वो इंटरफेयर करने के बाद हमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। अगर मान लो ये दो सोर्सेस बहुत दूर दूर है, मतलब ये सपोज यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो इसमें से निकलने वाला जो रेज लाइट है वो इस तरह से फैलेगा, और इसमें से जो निकलने वाला लाइट है वो इस तरह से फैलेगा। और अगर वो इंटरफेयर करेंगे भी तो भी बहुत छोटे रीजन में इंटरफेयर करेंगे, तो यहां से यहां तक छोटे रीजन में इंटरफेयर करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमको ये जरूरी है कि दोनों सोर्सेज जो है वो दोनों बहुत नजदीक होने चाहिए। क्योंकि देखो अगर सपोज ये दोनों सोर्सेज नजदीक है इस तरह से, तो स्क्रीन पे बहुत वाइड रेंज में, मतलब बहुत बड़े एरिया में इंटरफेरेंस पैटर्न हमको मिलेगा, क्योंकि वो दोनों में से जो निकलने वाले वेव्स है वो इंटरफेयर तो करनी चाहिए कि नहीं। अगर इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म करना है तो द टू वेव्स should mix with each other, they should interfere with each other. So in this case we can just get more bandwidth. तो बैंडविड्थ हमको यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, बड़ा मिलेगा, और यहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमको मिलेगा उसके अंदर हम डार्क बैंड्स एंड ब्राइट बैंड्स जो है वो बड़े बड़े मिलेंगे। जबकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 1 सेंटीमीटर के अंदर अगर 20 बैंड अगर बैठ जाते हैं तो उसमें हम ना बैंडविड्थ देख पाएंगे या ना मेजर कर पाएंगे, और ना ही हम इंटरफेरेंस पैटर्न देख पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत छोटे रीजन के अंदर पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न फिट हो गया। तो ऐसे केस में ये जो दो सोर्सेस बहुत दूर दूर होने की वजह से हमको इंटरफेरेंस पैटर्न ठीक से नहीं मिलता है। तो ये तीसरा कंडीशन है इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने का। और चौथा जो कंडीशन है वो ये है कि द टू सोर्सेस शुड बी नैरो, दे शुड बी नैरो। नैरो इन द सेंस, देखो अभी सपोज जो दो सोर्स हमने लिए हैं वो अगर पॉइंट होल्स है, पॉइंट सोर्सेस है, तो उनका जो रेडियस है वो बहुत छोटा होना चाहिए ताकि एक ही वेव ट्रेन उसमें से पास हो। सपोज ये एक सोर्स है, ठीक है, जो कि बहुत नैरो है, और उसके बदले अगर हमने एक दूसरा सोर्स अगर लिया, मतलब यहाँ पे दोनों सोर्सेस नैरो है, लेकिन दूसरी तरफ सपोज ये दोनों सोर्सेस जो है वो बहुत वाइड है, इस तरह से ब्रॉड है, तो अब इस केस में क्या होगा कि अगर सपोज ये नैरो है तो ठीक है, उसमें से एक ही वेव ट्रेन पास होगा और वो इंटरफेयर करेंगे और हमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो है इसमें से अगर सपोज ये सोर्सेस बहुत वाइड है, तो उस केस में इसमें से जो निकलने वाले वेव्स है तो वो आपस में इंटरफेयर करेंगे, आपस में वो इंटरफेयर करके इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म करेंगे जिसका कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो स्क्रीन पे हमको जो चाहिए कि डार्क बैंड ब्राइट बैंड फॉर्म हो, तो उसके लिए जरूरी है कि सिर्फ एक ही वेव ट्रेन इसमें से पास हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो सोर्सेस है वो इतने ब्रॉड है तो जिसमें से बहुत सारे वेव ट्रेन्स पास हो जाएं जो आपस में इंटरफेयर करने लग जाए। हमको इसमें से पास होने वाला वेव और इसमें से पास होने वाला वेव, ये दोनों को इंटरफेयर कराना है। अगर ये सोर्स अगर हमने बहुत ब्रॉड कर दिया तो उसमें से पास होने वाला जो वेव्स है वो आपस में ही इंटरफेयर करेंगे और जिसका कोई यूज नहीं होगा। ये जो स्क्रीन है वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली लाइट हो जाएगा, पूरा यूनिफॉर्मली उसके अंदर लाइट हमको मिल जाएगा। नो डार्क बैंड्स एंड नो ब्राइट बैंड्स विल बी ऑब्टेन्ड इन दिस केस, ठीक है। सो इसलिए ये चौथा कंडीशन जरूरी है, दैट इज दे शुड बी नैरो। एंड द फिफ्थ इज दैट they should be in the same state of polarization. That means their plane of vibration should be parallel, almost parallel. मतलब अगर इसके अंदर जो वेव्स है वो अगर सपोज वर्टिकली पोलराइज्ड है और इसमें से जो निकलने वाले वेव्स है वो भी अगर वर्टिकली पोलराइज्ड है, तो इन दोनों का जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो ठीक से हमको दिखाई देगा, नो डाउट। लेकिन अगर मान लो पहले वाले सोर्स में से निकलने वाला जो लाइट है वो अगर सपोज वर्टिकली पोलराइज्ड है, लेकिन दूसरे सोर्स में से निकलने वाला जो लाइट है वो अगर सपोज हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड है, इस तरह से हॉरिजॉन्टली, मतलब उसका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन अगर हॉरिजॉन्टल है, तो ऐसे केस में ये दोनों वेव्स जब मिक्स होंगे तो वो कंप्लीट कैंसिल कभी नहीं करेंगे। भले ट्रफ के ऊपर क्रस्ट भी आ जाए तभी भी वो कंप्लीट कैंसिल नहीं करेंगे, बल्कि वो एक रिजल्टेंट प्रोड्यूस करेंगे जो कि 45 डिग्री इंक्लाइन एंगल पे होगा या किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड होगा, क्योंकि वो दोनों एग्जैक्टली एक प्लेन पे नहीं है। इनके वाइब्रेशंस जो है वो अलग अलग डायरेक्शंस में होने के कारण वो पूरी तरह से कैंसिल नहीं करेंगे। तो ये इसलिए ये जो दूसरा पांचवा कंडीशन यही है कि दे शुड बी इन द सेम plane of vibration. Okay, their plane of vibration should be the same, and the most important condition is that they should be coherent. The two sources should be coherent. Now what do you mean by the coherent sources? Coherent का मतलब क्या होता है ये हमको समझना है।
देखो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन विच इज वेरी डिफिकल्ट टू फुलफिल। ये कंडीशन ही ऐसा है जो बाकी सारे कंडीशन अगर फुलफिल हो भी जाए तो भी ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं होता है। क्योंकि देखो हम जानते हैं कि जो सपोज ये दो सोर्सेस है, तो इन दोनों में से जो निकलने वाले रेज है या लाइट है वो एक्चुअली कंटिन्यूस इमिट नहीं होते हैं, बल्कि वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स या इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स इमिट होते हैं। पैकेट्स के फॉर्म में ये इमिट किए जाते हैं। तो अगर मान लो इसमें से जो वेव्स इमिट हो रहे हैं वो इसका एक पैकेट आ गया, ये दूसरा पैकेट, ये तीसरा पैकेट, ये चौथा पैकेट, दिस आर कॉल्ड एज एक्चुअली फोटॉन्स, राइट। और ऐसे ही ये इसमें से भी वेव्स निकलेंगे। लेकिन अभी इसमें क्या है ना कि देखो ये जो वेव इसमें से निकलेगा उसका जो पैकेट है, ये इसका पैकेट, ये थर्ड पैकेट, ये चौथा पैकेट, ये पांचवा, इस तरह से। अब ये दोनों वेव्स जब इंटरफेयर करेंगे एक दूसरे को, तो ये एक पैकेट इस पैकेट के साथ इंटरफेयर करेगा। तो हो सकता है कि ये दोनों फिलहाल अभी फेज में हो, सेम फेज में हो, तो वो ब्राइट पॉइंट पैदा करेंगे। लेकिन जब ये आएगा सामने तो हो सकता है कि इसका ट्रफ और क्रस्ट मैच हो जाए, जो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा करे। और जब ये आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे हो सकता है ऐसा कि ये जो क्रस्ट और क्रस्ट एक साथ मिल जाए, जिसकी वजह से वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा करेंगे। या ये भी आगे जब बढ़ेंगे तो ये जो नेक्स्ट पैकेट स्टार्ट होगा, अभी गॉड नोज कि नेक्स्ट पैकेट क्रस्ट से स्टार्ट होगा या ट्रफ से स्टार्ट होगा, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कौन सा पैकेट कब खत्म होगा और कौन सा पैकेट मतलब नेक्स्ट पैकेट कब इमिट होगा लाइट का, तो वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन द पैकेट्स इमिटेड बाय दिस टू डिफरेंट सोर्सेस एक्चुअली। तो ये जो दोनों सोर्सेस है, ये दोनों सोर्सेस में से जो निकलने वाले फोटॉन्स है, वो फोटॉन्स एक के पीछे एक दौड़ते हैं, नो डाउट। लेकिन उनका सेम फेज में रहना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस उनके बीच में रहना बहुत मुश्किल है। मतलब अभी चलो ठीक है, इधर तक का फेज, ये पैकेट या ये पैकेट जब तक खत्म होता है तब तक का फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही पैकेट खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट पैकेट यहाँ पे इंसिडेंट होगा और इंटरफेयर करेगा, तो उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना रहेगा वी कैन नॉट डिसाइड एंड वी कैन नॉट नो ऑल्सो। तो हम ये दो पैकेट्स के बीच में का जो फेज डिफरेंस है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो रैंडमली इरेगुलरली चेंज होता रहता है, ठीक है। और इसकी वजह से ये दो सोर्सेस कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि द टू सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट टू फॉर्म द इंटरफेरेंस पैटर्न, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। ये कंडीशन, बाकी सब कंडीशन सेटिस्फाई हो भी जाए तो भी ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है जब तक दोनों वेव्स एक ही सोर्स में से निकले हुए नहीं है। देखो ठीक से, दोनों वेव्स एक ही सोर्स में से निकले हुए होने चाहिए, तभी जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो इसी के लिए आगे चल के बहुत सारा मेहनत किया जाता है कि दो सोर्सेस को कोहेरेंट कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए ही मेहनत किया जाता है। और कोहेरेंट सोर्सेस जो बनाने का जो तरीका है वो एक तो यंग्स ने जो कल के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा वो एक है, दूसरा फ्रेशनेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट is another technique to find out the coherent sources, and third is Lord's mirrors, Lord mirror। तो वो भी एक तरह से तीसरा तरीका है to construct the coherent sources, जिसके बारे में हम कल के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। what are the coherent sources and how can the two sources be produced and they can be coherent, ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, so let us stop here। Thank you all of you।